हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी कॉमर्स का हम लोग प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और बहुत सी क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग का ये सेकेंड पार्ट है। अब जानते हैं दिसंबर 2013 का ये पेपर है जो आप थंबनेल से देखे भी होंगे कि सेकेंड पार्ट है ये, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। जो 1 to 37 क्वेश्चन थे उसको हम लोग इसके पहले वाला पार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को इसमें देखना है। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, वी आर गोइंग टू टॉपिक्स या क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केट लॉजिस्टिक्स। मार्केट लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री आती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं आता है। ओके, और लॉजिस्टिक्स मीन्स कि जो भी उसको फैसिलिटेट कर रही है, कोई मार्केटिंग को कैसे उस वस्तु को पहुंचाया जाए, कैसे खरीदा जाए, इसके रिलेटेड। राइट, नेक्स्ट का, अंडर विच लेजिस्लेशन the manufacturer and distributor are required to declare maximum retail price on packaged commodity। तो ये पूछा जा रहा है कि जो आप कोई गुड्स देखते होंगे तो गुड्स पे प्राइस लिखा होता है MRP। ओके, तो MRP क्यों यहाँ पे किस एक्ट के अंतर्गत लिखी जाती है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1996। देखिए हो चाहे ना हो, लेकिन ये पूरा एक्ट याद रखिए क्योंकि आगे ये आ सकता है कभी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट कब है? 1996। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मान लीजिए 2019 हो जाएगा। ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995, ये आता है द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स में 1976 में। इसके अंतर्गत आप इस चीज़ को बता देखें, इसमें इसे पर क्वांटिटी भी आ रही है। राइट, देखिए एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, MRP को याद करके, MRP होता है और एक किसान के लिए क्या होता है? MSP। इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए। ओके, MSP इसका क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम। और इसका क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक जब किसान कोई गुड्स या कोई भी अनाज उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है कि मिनिमम इससे अगर कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को सेल कर दीजिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कहीं ना सेल कर दे, कहीं 100 रुपये गुड्स 200 रुपये में सेल कर दे, इसलिए मैक्सिमम की इससे अतिरिक्त आप सेल कर ही नहीं सकते। आप सोचिए कितनी विडम्बना है। ओके, ये क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन लाइफ टाइम याद रखिए कि एक किसान, फार्मर, ओके, एक फार्मर 1 kg जब कोई भी मान लीजिए गेहूं है, व्हीट डालता है तो उससे मान लीजिए कि 100 kg प्रोडक्शन करता है। राइट, जबकि 1 kg यदि मान लीजिए कि कोई अडानी कंपनी है या पतंजलि है, दलिया मान लीजिए बनाना हो, दलिया या आटा, ओके, कुछ भी हो, तो 1 किलो गेहूं का प्रयोग कर कितना बना सकती है? मुश्किल से 900 ग्राम्स। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा दलिया वलिया क्योंकि 100 ग्राम तो उसमें आएगा ही वेरिएशन। और इसकी प्राइस हो जाएगा 30 रुपीज़, इसका प्राइस चलेगा 20 रुपीज़। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसकी प्राइस डिटरमाइंड होगा इनके द्वारा और इसका प्राइस डिटरमाइंड होगा पता नहीं किसके द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा नहीं होगा, होगा किसके द्वारा? जो मीडिएटर्स हैं। अब आप सोच के देखिए कि वहीं 100 kg गेहूं की प्राइस 30 रुपीज़ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्राइस इनके द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक किसान अपनी गुड्स की प्राइस स्वयं नहीं निर्धारित करेगा तब तक उसका कभी कुछ कल्याण नहीं होना है। और इससे देखिए MSP के कितने आंदोलन चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है, 2-1 साल पहले भी चल रहा था इसी कारण से। ओके, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा चीज़ें इसको बता दूँ, अनरिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन मैं सोचा कि जो समाज में है तो कुछ ही तो जानना ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि केवल अपने पॉइंट से ये सब पढ़ने का कोई मतलब थोड़ा ही है जब तक ये सब चीज़ें सेंसिटिव नहीं होंगे आप, क्योंकि हम और आप तो सब किसान से फैमिली से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना भी चाहिए क्योंकि अंतिम में जब भी कुछ दिक्कत आएगी तो खेत ही बचाएगा आपको। ओके, इन मॉडर्न मार्केटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
मिडिलमैन इज गेनिंग मैक्सिमम इम्पोर्टेंस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मॉडर्न मार्केटिंग में फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिलमैन गेमिंग मैक्सिमम इम्पोर्टेंस क्यों है? मेकिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन, प्राइस निगोशिएशन, कीपिंग एडिक्वेट इन्वेंट्री, गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्यों जरूरत है? गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए। मार्केट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और कौन देगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मिडिलमैन है, वही देंगे। क्या डिमांड है, क्या नहीं है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या इसकी शिकायत कर रहे हैं, तभी आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक? ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड्स, परसेंटेज ऑफ सेल, कंपैरेटिव पैरिटी मेथड। तो ये क्या है? कंपैरेटिव पैरिटी मेथड, जो दूसरा कर रहा है उसी के अनुसार आप भी मेथड यूज करिए एडवर्टाइजमेंट में, तो आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये क्या है? मैचिंग करना है। AIDA मॉडल, अटेंशन है, इंटरेस्ट, डिजायर है, अवेयरनेस है। ऐसे इसका फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो ये किस लिए होता है? AIDA मॉडल कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस के लिए होता है, राइट। यहाँ पर हार्वर्थ एंड स्वीट मॉडल किस लिए होता है? ये है, तो AIDA मॉडल किस लिए है? मार्केटिंग, संचार के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। ओके, हायरार्की ऑफ इफेक्टिव मॉडल, हार्वर्ड एंड स्वीट मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्टिव मॉडल किस लिए? एडवर्टाइजिंग के लिए। हार्वर्ड एंड स्वीट मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर और इंफॉर्मेशन सर्च। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस के लिए। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है, inability of a firm to meet the obligation result in financial distress which may lead to bankruptcy result into the following। क्या मतलब obligation ना पूरा करे फाइनेंशियल, तो क्या होगा? distress sale of assets of lower price, legal and administrative cost of bankruptcy, dilution of the stakeholder commitment to the firm, strengthening payments to the suppliers and creditors, the direct cost of such financial distress। डायरेक्ट में क्या होगा? ओके, क्या 1 एंड 2। डिस्ट्रेस सेल ऑफ एसेट्स लोअर, हो सकता है कि एसेट के जो सेल है उसकी कम है। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ बैंकरप्सी, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। डिल्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये इनडायरेक्ट है। स्टेजिंग पेमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड क्रिएटर्स, ये एक्सटर्नल है, बाहर का है। ओके, इसलिए नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। देखिए जो ही ये आए म्यूचुअली, तो ये क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मीन्स या तो ए प्रोजेक्ट लेंगे या तो बी लेंगे। मशीन समझिए, या तो ए मशीन लेंगे या तो बी मशीन लेंगे। जब इस प्रकार का डिसीजन लेना हो तो नेट प्रेजेंट, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन देता है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए स्टैंडर्ड रिस्क एनालिसिस? कौन करता है? सिमुलेशन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस। तो कौन करता है? कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, स्टैंडर्ड रिस्क एनालिसिस नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज इन ए फर्म पॉजिटिवली अफेक्टेड। तो फाइनेंशियल क्या करेगा? इन्वेंटरी, टेंजिबल एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स रेट, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इससे क्या होगा? ये ज़्यादा प्रभावित होगा, राइट। ऑपरेटिंग लीवरेज, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी से कोई प्रभाव नहीं है, राइट, पॉजिटिवली। नेक्स्ट है द IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जानते हैं? द IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, द IRR ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द डिस्काउंट रेट विच रिड्यूस NPV टू जीरो। सही बात है। IRR क्या होता है? जो डिस्काउंट रेट है जो NPV को जीरो कर देता है, राइट। ए प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग इफ द IRR एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से IRR ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी सही है, राइट। दोनों सही हो जाएगा, A and B are correct. Next, a company should be minimum dividend to the shareholder. A company should pay minimum dividend to its shareholder. Dividends are heavily taxed than capital gains. Okay? तो यहाँ पूछा रहा है कि क्या कंपनी को कम से कम डिविडेंड पे करना चाहिए और क्या इससे टैक्स ज़्यादा लगता है? तो ये तो सही है, ये दोनों सही है। ओके, क्यों सही है? कि कंपनी को, क्योंकि वो रिटेन्ड अर्निंग करके कंपनी ज़्यादा चला सकती है।
इसलिए कोशिश करती है कि कम से कम डिविडेंड पेड करना पड़े और निश्चित डिविडेंड पर ज़्यादा टैक्स लगता है। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज इम्प्लाइड टू द ट्रेडिशनल वाल्टर गॉर्डन एंड एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, रिलेवेंस वाले हैं, कई बार मैं बता चुका है, ये रिलेवेंस के लिए, राइट। नेक्स्ट, which one of the following does not serve the main objective of performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं है। डेवलपमेंट यूजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेज, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसका क्या है, डज नॉट सर्व एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। सही है। जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग आर वन एंड सेम फॉर एम्प्लॉय अप्रेजल पर्पज। नहीं, ये दोनों ये गलत है। ओके, ये वाला सही हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट एक सही, स्टेटमेंट दो गलत है। अब देखिए ये पूरी स्लाइड में तो आ ही जाएगा। चलिए, जॉब रोटेशन, इसको समझ लीजिए। जॉब रोटेशन तो एक चीज समझिए। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि वन जॉब टू अनदर जॉब ट्रांसफर करना है। जॉब डिजाइन मीन्स जॉब के संबंध में। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब में वर्क क्या है। एंड जॉब एनरिचमेंट मीन्स आपको अलग से और पोस्ट देना है। तो ऐसे समझिए, इन्वॉल्व कंसंसस एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू यूनिट ऑफ वर्क टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब क्या होगा, ये क्या है, जॉब डिजाइन है, राइट। इन्वॉल्व्स मूवमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब टू जॉब। जॉब टू जॉब कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन सीक्स टू इम्प्रूव बोथ टास्क एफिशिएंसी एंड ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंड मोर अपॉर्चुनिटी इन इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए क्या है, जॉब इनरिचमेंट, राइट। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड फॉर पे पर्पज, राइट। जॉब का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ए डी सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मेरिट रेटिंग of an employee is the process of evaluating the employee's performance on the job in terms of the requirement on the job। ओके, तो मेरिट रेटिंग क्यों करते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए। सही बात है। एम्प्लॉयज मेरिट रेटिंग इज ए टेक्निक्स फॉर फेयर एंड सिस्टमेटिक इवेल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज कैपेसिटी एंड एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक जॉब। तो यहाँ पर मेरिट रेटिंग क्या करता है, टेक्निक्स फॉर फेयर सिस्टम एंड इवेल्यूएशन के लिए करता है, लेकिन रीजन सही नहीं है, दोनों सही है। ओके, इस बात को ध्यान रखा रहिए। The major provisions of employees health and safety contained and the Factory Act 1948 में। देखिए ये तो याद रखना है, लेकिन और सब डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, द एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन 1923, ये सब याद रखना है। तो इससे और चीज़ें आपकी तैयारी बेहतर चली जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेट योर चॉइस थ्रू द कोड्स गिवन। ए क्लब इज एन इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। Factory is defined under the Factory Act 1948 includes mine, okay, for purpose of the payment of bonus employment the 1965, okay। तो यहाँ पूछा जा रहा है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 है, सही है। फैक्ट्री डिफाइंड 1948, वेरियस लेबर लॉज इज नॉट अप्लाई टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 है, यहाँ पर क्या होगा, 2 आर करेक्ट, अदर्स ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, अदर आर इनकरेक्ट। यहाँ पे 1 और 2 सही है। फॉर पर्पज ऑफ द पेमेंट एम्प्लॉयज 1965 नहीं है, बोनस 1972 शायद है, ओके, इसलिए। अब ये तो गलत था ही। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ये तो सब लोग बता ले जाएंगे। अब रहा मैस्लो का हायरार्की थ्योरी, हर्जबर्ग का हाइजीन थ्योरी, ऑल्डरपर का ईआरजी थ्योरी, मैकलेलैंड का एपिट थ्योरी। ओके, अचीवमेंट हो जाएगा ईआरजी थ्योरी ऑल्डरपर की, अब्राहम के नीड हायरार्की और हर्जबर्ग के हाइजीन 2 फैक्टर थ्योरी। ओके, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड विच इन्वॉल्व्स करेंसी का सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी का सही है, लेकिन केवल यही नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या है कि ये सही है कि स्टेबिलिटी करनी चाहिए, लेकिन केवल यही बैंक नहीं है, और गवर्नमेंट भी कर सकती है, और इंस्टीट्यूशन वो भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसलिए
ए sorry, A is correct and but R is incorrect, right? Next, identify the quantity credit control methods. जानते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेथड टू होती हैं, टू टाइप्स की। क्रेडिट कंट्रोल ऑफ मेथड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में बैंक रेट भी हो सकता है, क्रेडिट राशनिंग नहीं, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ओपन मार्केट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं, लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व रेशियो, ये ओके। 1 3 4 5 6 ओके। ये क्या हो जाएगा 1 3 4 6, तो डी आपका सही हो जाएगा, राइट। और जो बचा वो इनडायरेक्ट मेथड है। जब पूछा जाएगा क्वालिटेटिव मेथड कौन है, तो क्वालिटेटिव मेथड में आप ऊपर वाले यूज करेंगे, ओके, जो रेस्ट आप बचे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मेनली रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, माइक्रो फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कॉर्पोरेशन ऑफ बैंक्स, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेगोशिएबल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन, द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नेमली रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो, रूरल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कॉर्पोरेशन क्या है, तो ये क्या है, ये नाबार्ड के द्वारा है, ओके। नाबार्ड के द्वारा रूरल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, राइट। पीआईएन का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, फुल फॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। पूछा जाए कि इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ओके। एक्ट कौन चलता है, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1935 चलता है, ओके। व्हेन अ बैंकिंग कंपनी इज रिप्लेस्ड अंडर मोरेटोरियम सेक्शन 45 of the Banking Regulation Act 1949, the RBI must be prepare a scheme, BRS staff, capital buyback, reconstruction of the company, amalgamation with any others, IPO of the bank, okay। तो यहाँ पे कहा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी, अमलगेशन विथ एनी अदर बैंक, तो ये क्या किया है, ये अब प्लेस्ड कर दिया है, राइट। नेक्स्ट है स्विफ्ट, ये मैं कई बार पढ़ा चुका, देखिए ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ओके। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कब हुआ है, 1973 में। नेफ्ट कब लागू हुआ, 2024-25 में। इसका क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेसल एकॉर्ड, बेसल, तो ये 96 हो जाएगा, एक 1988 हो जाएगा, ओके। फर्स्ट वाला 96 88 और सेकंड 98 6 हो जाएगा, ओके। लेकिन दो चीज ऊपर वाला जरूर ध्यान रखिए, स्विफ्ट और नेफ्ट को, और उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रख रही है, कभी पूछा जा सकता है, ओके। द मेन फीचर्स ऑफ टर्म, अब स्विफ्ट किस लिए यूज होता है, जब इंटरनेशनल से कोई पेमेंट करेंगे आप, तो उसको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। हर बैंक का अपना एक जैसे IFSC कोड होता है ना, वैसे स्विफ्ट कोड होता है, तो स्विफ्ट कोड देना पड़ता है, ओके। All restriction are foreign capital imposed, no restriction imposed on area of investment restriction। इसका क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके। Registration dividend limited, imported raw material is allowed freely, no limits on the extended foreign investment। यहाँ पर क्या हो, all restriction on foreign capital imposed, तो all restriction ये नहीं होगा, no restriction हो जाएगा, restriction on repression of dividend elimination, impose of raw materials is allowed freely, no limits, ये सब सही हो जाएंगे, ओके। ट्रिप्स, अब ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ओके। ये पेटेंट के लिए, पेटेंट प्रोटेक्शन विल बी एक्सटेंडेड टू माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस एंड पेटेंट, सही बात है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्स रिक्वायर्स एन अंडरटेकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द न्यू पेटेंट, ये दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कर रहा है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिप्स और ट्रिप्स ये किसकी संस्था है, WTO के, ओके। तो WTO के दोनों संस्था, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखता है ट्रिप्स, और ट्रिप्स किसको देता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखेगा उसको ट्रिप्स की रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन में। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ WTO इन वेरियस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्या है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन विल बी अलाउड, सेकेंड हैंड कार्स विल बी रिपोर्टेड, दे विल बी डंपिंग ऑफ द चाइनीज गुड्स, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई है
WTO के लागू होने से। अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड कार्स विल बी इम्पोर्टेड हो सकती हैं। नेक्स्ट, देयर विल बी डंपिंग ऑफ द चाइनीज गुड्स, सही बात है, डंपिंग कर दे रही है क्योंकि WTO से फ्री एग्रीमेंट है, सभी को आपको इनपुट ड्यूटी लगा ही नहीं सकते ज़्यादा। और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया क्योंकि जब गुड्स आएगा तब, जैसे देखिए यहाँ 2, 3 और 6 ये है, क्योंकि गुड्स जब आएगा यहाँ पर लोग बेरोजगार होंगे ही। जब फॉरेन गुड्स यहाँ पर आके बन जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर मौका। ओके, तो इसलिए ये हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एबॉलिश क्रॉस नेशनल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जा रहा है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है एबॉलिश कर दिया है नेशनल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को। जियोग्राफिकल प्रोमिसिटी इज इन द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, तो जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी हो गई है, इससे क्या हो कि जियोग्राफिकल जरूरी हो गया है रीजन फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन क्या किया है, क्रॉस नेशनल इकोनॉमी को तोड़ दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो ये क्या है, बोथ एआर इज राइट। ओके, नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया क्या है, इफ्टा। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कस्टम यूनियन क्या है, ओपेक, कॉमन मार्केट, यूरोपियन ले लीजिए पहले। ओके, ओईसी क्या है, मार्शलियन। और कस्टम यूनियन क्या होगा, मर्कासुर। कस्टम यूनियन मीन्स कि हम एकीकृत हो जाएंगे, एकाग्रकृत, कि कस्टम यूनियन हम एक साथ इम्पोज नहीं करेंगे, तो उसको मर्कासुर एक संगठन है उसको लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इन एडवांस एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड बट इट नॉट ए फ्लेक्सिबल एज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सही बात है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक एडवांस मिल जाता है एक्सचेंज के लिए, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं मिलता है। ओके, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिक करेंसी अमाउंट एंड स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक सब चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों सही हैं, राइट, ये दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन ए। तो आप जानते रहिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज मीन्स ये रूल रेगुलेशन के अनुसार होगा, रूल रेगुलेशन, ये रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं होगा, राइट। और इसी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग, जब आप लोग बहुत देखते होंगे कि पुट बाई कर रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं, तो ये पुट और कॉल इसी में होता है, पुट और कॉल। ओके, पुट होता है सेल करने के लिए और कॉल क्या होता है, परचेज करने के लिए। हालांकि दोनों होता है, लेकिन मोटिवेशनल के लिए मोटिवेटिव तरीके से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेल किए तो सेल किए तो उसको परचेज भी करेंगे, परचेज किए तो सेल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो कंडीशन ले रहे हैं वो परचेज करने के लिए कॉल कर लेते हैं, परचेज करेंगे, उसको बाद में सेल करेंगे, फिर सेल जो करेंगे उसको सेल ले लेंगे, बाद में उसको परचेज कर लेंगे, पहले सेल कर देंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो थोड़ा सा और जो जागरूक हो तो उसमें अलग से मैं शेयर मार्केट में बनाया हूँ वीडियो, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, ये सब और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट, कि किस प्रकार से चीज़ें वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव IMF। IMF का इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं, 1944 में इस्टेब्लिश हुआ ब्रिटेन वुड्स के द्वारा। ओके, टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, सही बात है। टू क्रिएट स्टैंड बाई रिजर्व्स, ओके। टू प्रिंट इंटरनेशनल करेंसी नोट्स, नो। टू स्टेब्लिश ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, राइट। टू मेंटेन ऑर्डिनरी एक्सचेंज रेट ऑफ, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंट इंटरनेशनल ये सब नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, टू क्रिएट। तो 1 2 4 5, ओके, ये 1 2 4 5 कौन आ रहा है, ये सही हो जाएगा, राइट। यहाँ पर फेयर रेंट एज लेट आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है कि एनुअल वैल्यू की हाउस प्रॉपर्टी क्या है। फेयर रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 75,000, म्यूनिसिपल वैल्यू इज 60,000, स्टैंडर्ड रेट 72,000, एक्चुअल रेंट 33,000। व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। तो मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसी फार्मूला को यूज करते रहना है, FAM और H। तो FM में जो इसमें सबसे मैक्सिमम होगा
और जो इसमें मैक्सिमम होगा। ओके, तो एफ क्या है, फेयर कहाँ गया है, फेयर रेंट 75,000, तो 75,000 लिख लीजिए। ओके, एक्चुअल रेंट कहाँ है 63,000। ओके, म्यूनिसिपल रेंट वैल्यू कितना लिखिए 60,000। जो सबसे ज़्यादा क्या है 75,000, तो इसे यहाँ 75,000 नोट कर लीजिए। ओके, आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअल देखना है, एक्चुअल कितना है 63, तो 63 नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड 72, तो 72 नोट कर लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 72। ओके, इसमें और इसमें जो सबसे कम हो लेस। ओके, लेस का है 72,000, तो इसका 72,000 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई थिंक समझ में होगा। तो ये एफ एम एज एफ एम याद रखिएगा, इसमें जो ज़्यादा होता है उसको लेते हैं, जो इसमें ज़्यादा होता है उसको लेते हैं, और दोनों में आ जाएगा उसके बाद जो कम होगा उसको ले लेंगे। मीन्स इसमें ज़्यादा, इसमें ये है, इसमें ज़्यादा ये है सेंटर, और दोनों में कम कौन सा है ये है। ओके, तो ज़्यादा ज़्यादा कम समझ में आ गया। तो और जो ज़्यादा और समझना चाहता हो, जो और लग रहा हो कि उसको और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, अभी हमको समझ नहीं पाए हैं, तो इनकम टैक्स की एक क्लास पड़ी हुई है पूरी सीरीज। उस सीरीज में डायरेक्ट जा करके जो HRA कैसे कैलकुलेट हो जाता है, चाहे एनुअल वैल्यू हाउस रेंट की कैसे कैलकुलेट होती है वो हमें बताया है। ओके, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है तुरंत आपको एक बार में समझ जाएंगे। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डिपोजिट इन PPF ATCC, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द अंडरटेकिंग इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये क्या होगा ATIA, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिफेंस ATG, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द ATIAB। ओके, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ATG कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, ATC PPF के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ये सब चीज़ें आएंगी ATC के रिलेटेड आएंगे, राइट। Which of the following deduction will not come under section 80 of the income tax act, कौन सा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 में नहीं आता है। तो जानते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U अभी पढ़े, 80C to 80U डिडक्शन है। ओके, डिडक्शन इन द केस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन, देखिए डिसेबिलिटी के लिए कौन सा है, डिसेबिलिटी 80U है। ओके, डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट पेड लोन टेकन ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन 80UE है। ओके, deduction for the interest on loan taken for the construction purchase of house property, deduction for repayment of any installments of principal amount borrowed for the purchase construction of house property। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आता नहीं है, ये डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, ये जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें डिडक्शंस मिलता है लोन पे, जबकि ये इसका है, जो 80EE है वो इसके लिए है। ओके, तो ये 80EE जो होगा वो इसके लिए होता है, राइट। और ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें, राइट। नेक्स्ट, एक्स परचेज लैंड इन द प्रीवियस 1997-98। ओके, land has sold by during the previous year 2010 at like the fair market value 120 cost inflation index adjustment, इस तरह है। देखिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसके स्थान पर इसी को करंट लेवल बता दे रहा हूँ। ओके, यदि करंट लेवल पर होता तो क्या होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये आना भी नहीं है, आएगा तो करंट पर ही आएगा। करंट को जो बता रहा हूँ मैं पढ़ाया हूँ तो मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें कैसे बताई जाएंगी। देखिए इस समय क्या है कि जो ये प्राइस है ये चल रही है 2000, जो ये प्राइस दिया है ना कि 51 को इतने का था, तो इसके स्थान पर लिखिए 2001 को इतना का था, राइट। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 2001 होगा। ओके, यहाँ पे प्रीवियस ईयर ले लीजिए 2023-24। ओके, ये सब चीज़ें हो गए। जो ये वैल्यू है 2011 की, ये इस समय तो जो करेंट ईयर क्या है 348। ओके, और 333 प्रीवियस ईयर का, उससे ईयर का। तो इसमें कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कितने का था, लैंड वाज सोल्ड बाय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8 लाख। एक कैसे कैलकुलेट होता है, 1,20,000 की संपत्ति थी,
इस वर्ष सेल कर रहे हैं तो किसका क्या होगा 348 डिवाइड जिस वर्ष उसको परचेज किए थे। तो मान लीजिए कि इसका परचेज उस समय 1,20,000 किए थे और इस समय 2001 में किए थे, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2001 के लिए 100 यूज होता है। ओके, अब इसको कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, मान लीजिए कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1,20,000 मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100, 4,17,000 आ रही है, 4,17,000। अब क्या करना है कि जो ये सेल हो रही है 8 लाख में, तो 8 लाख में से 4,17,000 माइनस कर देंगे। 8 लाख में से 8 लाख 4,17,000 माइनस कर दीजिए। ओके, 0 0 3 8 और 3, ये आंसर हो जाएगा इस साल का। अगर ये क्वेश्चन आता इस बार तो ये आंसर आपका ऐसे सही होगा। तो आपको सिंपल सा फार्मूला क्या है, फार्मूला नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा काम आएगा। इसका फार्मूला क्या है कि जो परचेजिंग ईयर डेट, परचेजिंग क्या है, प्राइस लिख लीजिए, जो प्राइस परचेज किए थे प्राइस हो गया। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेलिंग ईयर इंडेक्स, जिस वर्ष सेल कर रहे हैं उसका इंडेक्स कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट से करेंगे, और ये क्या करेंगे, परचेज ईयर इंडेक्स कॉस्ट। तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे ये दिया है ना, इंडेक्स कॉस्ट जिस पर सेल किया है 632 है। ओके, ये 98 में 100 मान लिया जाएगा, तो उसमें 100 माना जाता था, और 231 100। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मान लीजिए इस बार का कितना है 348 चल रहा है, और 2001 का दिया होगा तो 100 हो जाएगा। ओके, ये क्यों हो रहा है, इसकी लॉजिक भी समझ लीजिए थोड़ा। लॉजिक ये है, ये समझिए कि मान लीजिए कोई संपत्ति 1,20,000 की 2001 में आपने लिया था और आज 8 लाख रुपये में सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ 6,80,000। तो गवर्नमेंट कहेगी कि 6,80,000 पर टैक्स दे दीजिए हमको। क्यों, क्योंकि आपने 1,20,000 का परचेज किया था, 8 लाख का सेल किया, तो कास्ट इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, 6,80,000 पर टैक्स दीजिए हमको। आप कहेंगे देखिए ये बहुत गलत बात है। गलत बात क्यों है, क्योंकि 1,20,000 की जो 2001 में वैल्यू होगी, आज हम 2024 में बेच रहे हैं 8 लाख में, लेकिन 2001 की वैल्यू तो उसमें बहुत होगी ना, 1 लाख रुपए। आज 8 लाख रुपए तो आपको समझ में नहीं ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 1 लाख वहाँ ज़्यादा होगी। इसलिए हमारी आज की कॉस्ट बताइए, कि कॉस्ट तो आज कैलकुलेट करेंगे ना, माइनस करेंगे। कहेगा हाँ ये तो बात सही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि पूरे इंडिया में टैक्स लेना है, मान लीजिए, अब पूरे इंडिया में सोचे लेना है, अगर कह देंगे कि अच्छा 1,20,000 का बताइए कि कितना माइनस करना चाहते हैं, आज कितनी वैल्यू हुई होगी, थोड़ा बताइए हमको। अगर आज उस संपत्ति क्रय करने जाते तो लोग अलग अलग बताते रहते हैं, बताते कि नहीं, कोई कहता नहीं 3 लाख हो गई होगी, कोई कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई कहेगा 15 लाख का, तो ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा। कहे कि नहीं ये तो अभी सस्ता ही बेच रहे हैं, अभी तो ये सस्ता है। ओके, इससे भी अधिक होता है। ओके, तो फंस जाता मैटर। तो गवर्नमेंट क्या की है, डिसाइड कर दी है। तो ये क्या स्टार्ट हुआ है, अब 2001 में 100 रुपये ले लीजिए, और 2024 में कितना है 348। तो ऐसे समझिए कि जो संपत्ति 100 रुपये की होगी 2001 में, आज 348 रुपये की होगी, उसी की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। तो 1,20,000 में जो 4,17,000 आया था, वो क्या आया था कि जो आज की कल की वैल्यू 1,20,000 की मिल रहा था, वो आज 4,17,000 में मिल जाएगी। ओके, अब 8 लाख में से इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जो आया था मान लीजिए 3,83,000, तो 3,83,000 का टैक्स दीजिए, जो कि पहले 6,80,000 बता रहा था, 3,83,000 क्यों दे रहे हैं, महंगाई बढ़ने के कारण जो 1,20,000 परचेज किए थे वो 4,17,000 मिलेगी। ओके, इसलिए इतनी कॉस्ट माइनस की जा रही है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एक्सेस ऑफ 50,000। देखिए यदि कहीं से 50,000 रिसीव हो रहा है डोनेशन के रूप में कहीं से, विदाउट कंसिडरेशन इन फुल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। तो विदाउट कोई सोचे किसके लिए होगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
इंडिविजुअल्स के लिए 50,000 होगा। लेकिन इस बात ध्यान रख रहिएगा कि डोनेशन सभी को जोड़ करके ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 5,000, कोई 100 रुपया, कोई 10,000, कोई 40,000 दे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं 50,000 तो लिखा था, लेकिन नहीं, टोटल ऐड होकर के टोटल ऐड होगा, राइट। और उसको लेकर के दिखा जाता है कि क्या आपका 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं है। और ये भी ध्यान रख रहिए कि जीवन में केवल एक बार ही मौका मिलता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए। वो कब है? सेल्फ की मैरिज, सेल्फ मैरिज, ओके। अपनी शादी है, उस शादी में जितना कुछ व्हाइट करना है कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर हमारी शादी है, हमको 10 लाख 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो वो सब व्हाइट है, ओके। बोलेंगे डोनेशन मिला शादी में, शादी में, शादी में सब शुद्ध, ओके। तो एक लाइफ में ध्यान रखिए कि उस दिन जो कुछ भी ब्लैक को व्हाइट करना है आप कर सकते हैं, जो कि रहता तो है नहीं। गवर्नमेंट ऐसे रूल भी लागू की है इनकम टैक्स में, जानते कि शादी के दिन कितना लोग कमा कर रखेंगे, कितना व्हाइट कर पाएंगे। वो भी एसएससी के लिए है, दूसरे की शादी के लिए नहीं कि पिताजी के व्हाइट में नहीं, हम हैं तो हमारी, ओके। इसलिए तो यहाँ तक 75 क्वेश्चन हम लोग देखा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया होगा तो कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए अच्छा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। उसके अनुसार ही क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। मुझे तो जहाँ नेट होना था नेट हो गए, जेआरएफ होना था जेआरएफ हो गए, पीएचडी होना था पीएचडी हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था तो वो भी सब हो गए। मेरे लिए दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन और लोगों के दूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, ओके। तो सपोर्ट करिए, आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।